बोला कि केवल मूंछ का अंतर है। तो मैंने कहा माता जी तुम्हारे पैर पड़ो, इसकी तो मूंछ भी नहीं। बोले मेरी बहू की है। इससे पहले कि ये मेरा और चरित्र चित्रण करते, मैंने इनको पीछे से पकड़ के बैठाना ही उचित समझा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मधुप जी की तस्वीर को यहाँ पर देखकर बहुत ही भावुक हो गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नागपुर में पिछले साल खासदार महोत्सव में उनसे मुलाकात हुई थी। किसी कवि को, किसी साहित्यकार को अगर उनकी पीढ़ी के लोग, अगर उनसे प्यार करने वाले लोग इस तरह से सम्मानित करेंगे, इतना याद रखेंगे, तो यकीन मानिए आप लोग जिन संस्कारों को यहाँ के बच्चों को देना चाहते हैं, उन संस्कारों को उन बच्चों तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मधु जी को इतना सम्मान दिया। मेरे विषय में शशिकांत जी ने आपको बहुत तरह से भड़काने की कोशिश की। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। और जब से मैं दिल्ली रहने लगा सचिन बाबू, तब से दिल्ली वाले भी बंद होने लग गए, एक एक करके। वो भी शराब के चक्कर में एक एक करके बंद हो रहे हैं। एक बड़ा वाला बचा हुआ, वो किसी दिन भी हो सकता है। हाँ, 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है। खासकर बाबू जी आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। माता जी आपको प्रणाम करता हूँ। और सचिन जी आपके लिए एक शेर कहता हूँ, उसके बाद में कोई चापलूसी नहीं करूंगा, लेकिन ये शेर बहुत जरूरी है। वो शेर सिर्फ आपके लिए जरूरी है कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये शेर इसलिए जरूरी था कि आज की तारीख में हम अक्सर अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर और कहीं न कहीं नई चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में आपने पुरानी परंपराओं से जुड़ना ज्यादा पसंद किया, अपने पिता के, अपने समाज के काम को ज्यादा आगे बढ़ाना आपने उचित समझा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैंने ये सब धन्यवाद आभार इसलिए कर दिया कि आपके मन में ऐसा न लगे कि हास्य कवि है तो इसको कुछ आता जाता नहीं होगा। धन्यवाद करना आता है। हाँ, अभी जब लिफाफा मिलेगा तो फिर धन्यवाद करूंगा। 4 लाइनें ये सुनना ही ना गए। अच्छा, ये अमन भाई साहब बहुत कुछ कुछ बोलते रहते हैं पीछे से। ये 4 लाइन सुनना। मैं पहले भी एक बार मैं आया हुआ हूं वर्धा किसी अन्य कार्यक्रम में, लेकिन आज जो मेरा स्वागत हुआ, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं नागपुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां पे आप लोगों ने गाड़ी भेजी हुई थी। मैं उस गाड़ी में बैठा। हाईवे बहुत अच्छा है। हाईवे से जैसे ही हम वर्धा के लिए लेफ्ट, फ्लाईओवर से लेफ्ट लेते हैं, जैसे ही हम वर्धा के रोड पर आए, 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। मेरे साथ वो पकड़कर मुझे बहुत बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने पर होता है। आदरणीय सांसद महोदय बैठे हैं, सर प्रणाम करता हूं आपको। ये एक अच्छी बात यह है कि आप पूरे कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है जो आमदार खासदार लोग होते हैं वो कवि सम्मेलन में आते हैं, औपचारिकता पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन आप पूरे टाइम बैठे हुए हैं। दरअसल ये कवि सम्मेलन जो होता है, ये किसी भी नेता की ईमानदारी को मापने का एक पैमाना होता है। अगर कोई नेता पूरा कवि सम्मेलन सुनकर जाए तो वो 100% ईमानदार है। भाई साहब अब तक 80% ईमानदार हो चुके हैं, 20% का कभी बचा हुआ है। ये आपको ईमानदार घोषित करेंगे। लेकिन नेताओं के साथ एक चीज और होती है, आपकी तो बड़ी सादगी थी कि आप बहुत कम लोगों के साथ आए। नहीं तो अक्सर जहां भी नेता जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं, आपने देखा होगा एक लंबी चौड़ी भीड़ चलती है उनके साथ।
अब एक नए नए युवा नेता की शादी हुई। शादी के बाद जैसे ही वो सुहाग रात के लिए जाने लगे, पीछे से समर्थकों की टोली भी, तो नेताजी ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। बोले अंदर तुम्हारा काम नहीं है, तुम लोग बाहर ही रहो। तो बाहर से समर्थक आवाज लगाने लग गए, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नेताओं का मामला बहुत अद्भुत होता है। मैं वैसे भी बिहार का रहने वाला हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। बहुत सारी महिलाओं को देख रहा हूं, वो लगातार मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। इस पर वो हंस रहे हैं जिनको लग रहा है कि वो ढंग के हैं। सच बता रहा हूँ, 4 लाइनें आगे भाई साहब। मैंने पिछले दिनों सचिन बाबू मोदी जी से पूछा, मोदी जी से मैंने पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात पहुंच जाए तो आगे से पीछे तक शुरू कर देना, मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। हाँ, जब भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार तो मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती, तो मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आते। कितना हंस रही हो आप महिलाओं, घर पर भी ऐसी रहा तो। अगर ये घर पर भी इतना हंसते रहेंगे तो काहे को ये लोग इतना पैसा खर्च करके हम लोगों को बुला करके बाहर हंसेंगे। लेकिन महिलाएं, प्रणाम करता हूँ सचमुच में महिलाएं। 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हो। कवि सम्मेलन भी सच बता रहा हूँ, अक्सर कवि सम्मेलन में कवियों को इतना अच्छा सुना नहीं जाता जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हो। लेकिन इन 4 लाइनों पे आपको मजा आ जाएगा। आप एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे अच्छी ये लगी, हाँ सचिन भैया, मुझे अच्छी ये लगी कि मुझे यहाँ पर भी बिहार के लोग मिले। सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मान लो एक वर्कशॉप में मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जब बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुझे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन मैं भूखा होकर चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। अपना तो मामला अद्भुत है। 4 लाइन सुनिएगा आप लोग जिस मन के साथ सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल रील बनाने में लगे रहते हैं। हर आदमी जो है वो रील बनाने में लगा रहता है, जिसे देखो वो सब रील बनाने में लगे रहते हैं। जो बनाते नहीं वो देखते हैं। 2 घंटा 3 घंटा रील में बिताने के बाद आपको लगता है कि क्या किया 2 घंटे पता नहीं, लेकिन हर कोई लगा हुआ है। साउंड वाले से निवेदन है, साउंड बहुत अच्छा है, इसका इको थोड़ा सा कम कर दें। किधर है वो? सामने बीच। हाँ थोड़ा सा इको इसका कम कर, वहीं से कर देना, कोई बात नहीं। दरअसल क्या बात है
नहीं मैंने इसलिए बोला वैसे वो इको कम करने यहाँ आया, मुझे देख के डर जाए, क्या मतलब है, इसलिए वहीं से कर देगा। मैं इसलिए इको ठीक करवा रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो है ना ये सब शुरू में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। चार लाइनें वो बता रहे बहुत बढ़िया, मुझे बताओ ये 4 लाइन सुनना जो रील बनाने वाले लोग कि लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ, दुल्हन ने तेरे पंडित जी के। हाँ अब ये 4 लाइन सुनना, आप सब सुन रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। अब इन 4 लाइनों में मजा लेना बाकी कि वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, पड़ जाए लेने देने न कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM न बनाना, भूले से भी पत्नी को SDM न बनाना। और ये 4 लाइनें आप सबको कई दिन तक मजा बांधेगी, सब सुनिएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से न जाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से न जाई, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भल बीतेगे जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। 4 लाइन और सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, वो एक बार गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया, लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे। 4 लाइन सुनिएगा कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, आपको बिल्कुल ऐसे एक गजल का एक शेर अद्भुत है। 4 लाइनें सुनने गजल के सारे शेर कि ची में तो अद्भुत ही। कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा, यहाँ पे अध्यापक कितने हैं? सारे अध्यापक ही हो। चीनी को नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ, अध्यापक अपने आप में अद्भुत होते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए,
बोले तमसो माँ ज्योति का मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक फिर आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, गणित का अध्यापक आए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। वो गणित वाला गया ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। तो चीनी गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर को जमा क्यों, कौन से दादा एक्स पे हंसे? पीछे वाले दादा, तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? कि चीनी को जमा कर, मैं सच बता रहा हूँ, महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, बोल के कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने एक दिन घंटी बजाई, वो बाहर निकल कर आई, बता दिया ना वैसा। मैंने एक दिन घंटी बजाई, वो बाहर निकल कर आई। मैंने पूछा तुम भी रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस्टबिन हो? क्या बढ़िया आनंद आगे की बात नहीं बता रहा है। जैसे इसने कहा कि कभी डस्टबिन हो, तो उसने कहा शेषनाग को नहीं डसते। मैं जानता था बीच में देवले की आवाज जरूर आएगी। ये शशिकांत जी मुझसे पूछ रहे थे यार तुमको एक बात बताओ, ज्यादा तुम्हारी IAS IPS क्यों बनती है? मैंने कहा देखो बाकी में जितना दिमाग होता है ना उतना तो अपना खराब रहता है। मैं तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाई। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2, गजक नमकीन के लिए 3, गोलगप्पों के लिए 4 दवाई, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई है, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई है, रसगुल्ले के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए, मुझे बेसन के चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 1 दवा ना था, गलती से 4 दब किया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई। मैंने कहा जी, वो बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने सोचा है तो फंस गया, लेकिन अपन बिहारी आदमी फंसते हैं। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला न मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। तो महिलाएं इतना हंस रही हैं खुलकर, सच बता रहा हूँ, महिलाओं को जब भी मैं ऐसे हंसता हुआ देखता हूँ मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है साहब। इसीलिए तसल्ली मिलती है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 साल की, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है? वो बोले 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। बहुत अच्छा आनंद ले रहे हो आप लोग। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा कर कबीर से घन
कितने समझदार लोग हो। चीनी को मुझसे आज अमन ने पूछा भैया कोई लड़की आपका मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा करके फिर हिंदी का अध्यापक फिर आ गया, बोले आमंत्रण निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आपके पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके वो गणित वाला गया तो अंग्रेजी वाला आ गया, बोला खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा चीनी को जमा करके भाई अरे नहीं रहने दो। अरे यार ये लोग ऐसा पिटवाएंगे। चीनी को मैं चल एक सच बता रहा हूँ आपको, मैं पिछले दिन नहीं देखो यहाँ तो सांसद जी बैठे हैं सर, प्रणाम करता हूँ आपको। हमारे बिहार में हाँ 2 औरतें अगर आपस में बात कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यंग्य एक साथ हो जाता है बस 2 सेंटेंस में। तो एक ने दूसरे से पूछा, बोलिए सुनो कि मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? तो दूसरी ने कहा हाँ आया तो था, आधा सरपंच खा गया। तालियां बजाओ। देखिए आप लोग इतना बढ़िया हंस रहे हैं ना, मैं आज तो कमाने का भाई कमाल क्या हुआ, मजा आ गया। नहीं सर मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, सबसे अच्छे होटल में हम लोग रुके। मैं थोड़ा सा सोचा कि चलो चाय वाय लेकर के नीचे चाय पीने जाते हैं। मैं चाय पीने गया तो मैं चाय की दुकान में गया, मैंने कहा भाई 1 कप चाय मिला। चाय वाले ने फटाफट चाय बनाया, मैं पीने लगा तो मैंने देखा मेरे कोई पास में कुत्ता आ गया। अब उसको देख करके मेरे भीतर दया जगी। मैंने एक बिस्किट खरीदा, एक बिस्किट का पैकेट, मैंने कहा भाई बिस्किट का पैकेट दो। तो चाय वाले ने एक बिस्किट का पैकेट दिया, मैंने उसमें से एक बिस्किट निकाला और पहले कुत्ते को दिया। मैंने कुत्ते को जैसे दिया, कुत्ते ने तुरंत लपका और बिस्किट खाते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट। मैं सच बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट में 12 बार गुलाटी खाई। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गिरबान पकड़ ली। मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले भी खाया, नहीं तो मैं भी अलट पलट करता। तो चाय वाला बोला भाई साहब हमारी कोई गलती नहीं है, बिस्कुट पतंजलि का है। विलोम एक साथ शुरू हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप लोग जिस समझ में आ गई। कई दिन तक हमारे पड़ोस में एक रहते हैं रहमान चाचा, उन्होंने एसबीआई बैंक को फोन किया। एसबीआई बैंक को फोन करके कहा कि मेरा एसबीआई का एटीएम एक्सपायर हो गया है, इसको नया बनवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो कस्टमर केयर ने कहा रहमान जी आपको किसी नजदीकी शाखा में जाना चाहिए। धन्यवाद। तो रहमान चाचा बोले अच्छा अब ये बैंक भी आरएसएस वाले चलाने लग गए क्या? तो देखो मैं अभी पिछले दिनों अमेरिका गया था, सच बता रहा हूँ, अमेरिका गया था और मैं इसी धोती कुर्ते में, बाबूजी मैं अमेरिका घूमता था धोती कुर्ते में, टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पे मैं घूम रहा था धोती कुर्ता पहन के। पीछे से अंग्रेज आ गया, उसने मेरा धोती पकड़ लिया। बोलो व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोलो व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। अब उस अंग्रेज को मैं यहाँ ले आया, मैंने कहा चल तुझे अपना गांव घुमाता हूँ। जैसे मैं अपने गांव में आया, मैं सनातनी व्यक्ति, मैंने देखा तुलसी का पौधा हमारे आंगन में लगा हुआ। मैंने घर में घुसने से पहले से प्रणाम किया। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुलसी हमारी माँ है, हमसे प्रणाम कर रहे हैं। बोले अच्छा। उसने 4-5 पत्ते तोड़ के ऐसे ऐसे सब एकदम से बिखेर दिया। उसने जब बिखेर दिया बोले देखो ये क्या हालत हो गई इसकी। मैंने कुछ नहीं कहा, खाना वाना खिलवाया और उसे घुमाने के लिए बगीचे में ले गया। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा आओ पिताजी से मिलो, और पिताजी ने उसके साथ में ऐसा संस्कार किया कि उस दिन से लेके आज तक अंग्रेज लाल पैदा हो गए।
ये तो पहले मेरी तरह काले पैदा होते थे। आप लोग बहुत अच्छा आनंद से सुन रहे हो, इतनी मस्ती से सुन रहे हो। मैं ये धोती कुर्ता पहन करके जानते हो क्यों जाता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता हूँ, चाहे मेरे बिहार का गांव हो, चाहे आपके महाराष्ट्र का कोई भी गांव हो, या हिंदुस्तान का कोई भी गांव हो। आज की तारीख में जब हमारे गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। हमें कहीं ना कहीं अपने संस्कारों की भी रक्षा करनी है, अपने परिधानों की भी रक्षा करनी है। 4 लाइनें पढ़ता हूँ और एक कविता विशेष आप लोगों को सुनाता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर हंसे उन्हें सचमुच में प्रणाम करना चाहता हूँ। इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हंसने के लिए समय निकाला। नहीं तो आजकल तो सब कुछ इसे देखो, आओ समाज को रोले, देश को रोले, मोदी को रोले, केजरीवाल को रोले। केजरीवाल से मुझे याद आया, हाँ मैं तो देखो दिल्ली में रहता हूँ। दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना करके रखा हुआ है। हमारा कहीं कोई मुकाबला नहीं है, हमें हंसने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमने एक मुख्यमंत्री ऐसा बना लिया कि पूरा देश हम पर हंसता रहता है। मैं 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। आराम से खूब, मतलब 4 लाइन सुनना। खुद फोन पे लगे हो भाई साहब? जितने पैसे लिए होते तो सुना। हाँ उतने तो सुनाऊंगा, अपने कम पड़ गए तो इनके सुना दूंगा, लेकिन उतने जरूर सुनाऊंगा। 4 लाइन सुनना कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उस सबको मनाओ, शंभू के साथ हास्य के उस सबको मनाओ। और ये 4 लाइनें आप लोगों को उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ, जब आप लोग इतना ज्यादा अच्छा हंस रहे हैं कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। एक कविता विशेष आपको सुनाता हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन यह कविता जरूर आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। दरअसल पिछले दिनों मैं बैंक गया और बैंक में जाकर के सो गया। सचिन बाबू जब मैं बैंक में सो गया तो आकर के मुझे गार्ड ने उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है? मैंने कहा आपने ही बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया। एक बार मुझे इतना सोया कि नींद आनी बंद हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, तो डॉक्टर ने 2 गोली दे दी। बोले एक तो सोने से पहले खा लेना, दूसरा उठ जाओ तो। सच बता रहा हूं, बीच में अचानक से क्या बात याद आ गई। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुर्फ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे जब तुम्हारे पास पहले से ही इक्का था। 4 लाइन सुनना, ये मजा आ जाएगा आप लोगों को। इतना बढ़िया और इतने आनंद से आप लोग सुन रहे हो। ये एक कविता विशेष आपको सुनाता हूँ कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हुआ। लोग हमें 4-5 समेत शमशान घाट तक उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझ कर। हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। अपनी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए।
समस्या ये नहीं सत्यनारायण जी, मीठे मीठे सपनों में सो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ। समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बहुत होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था, तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि अग्निहोत्री ग्रुप हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते इस कैंपस के बाहर सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा। अगले साल यही से उठकर कविता सुनाएंगे। और जब आज की तारीख पूरा राममयी है, मैं 4 लाइनें आपको कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी चलो पुण्य मिलेगा, कलियुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम, कलियुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम, श्री राम जपो पुण्य मिलेगा, श्री राम जपो। जिन लोगों के हाथ खामोश रह गए, आपको फिर 4 लाइनें सुना करके मौका देता है कि दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है, दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है, और इससे अलग कहीं कोई यंत्र नहीं है, चाहे तो वेदों में भी आप ढूंढ आइए, श्री राम से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, श्री राम से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। आभार, धन्यवाद। आप लोगों ने पूरे मन के साथ सुना। एक बार मेरे सम्मान में आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए। आइए अब कवि सम्मेलन के अंतिम कवि यानी कि रावण वध जो होता है वो सबसे अंत में होता है, तो मैं ऐसे कवि को बुलाता हूं जो इस कवि सम्मेलन का उपसंहार करेंगे।